तो हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे राइट टू एजुकेशन एक्ट के बारे में। और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है बहुत बार सीटेट एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं, बल्कि ये कह लीजिए कि हर बार जो है सीटेट एग्ज़ाम के अंदर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है RTE 2009 की किस धारा के अनुसार सरकारी विद्यालयों में कुल स्वीकृत पदों में से 20% से अधिक खाली नहीं होंगे। अकॉर्डिंग टू विच सेक्शन ऑफ RTE 2009 नॉट मोर देन 20% ऑफ सैंक्शनड पोस्ट इन गवर्नमेंट स्कूल्स विल बी वैकेंट। ऑप्शन ए सेक्शन 26, ऑप्शन बी सेक्शन 27, ऑप्शन सी सेक्शन 28 और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। सो इसका जो राइट आंसर है वो आएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। हालांकि जो सेक्शन 26 है वो हमें ये बताता है कि किसी भी सरकारी स्कूल के अंदर, किसी भी सरकारी विद्यालय के अंदर 10% से अधिक पद खाली नहीं होने चाहिए अकॉर्डिंग टू RTE एक्ट 2009। सो इसका जो राइट आंसर है यहाँ पे 20% से अधिक खाली नहीं होंगे ये पूछा गया है, तो इसमें इनमें से कोई नहीं जो है राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखेंगे हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर पूछा हुआ है कि यदि किसी विद्यालय में 151 विद्यार्थी हैं तो प्रधानाध्यापक सहित अध्यापकों की संख्या कितनी होगी। ये JBT का जो प्राइमरी लेवल का एग्ज़ाम होता है सीटेट का, उसके अंदर काफ़ी बार जो है ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इफ़ देयर आर 151 स्टूडेंट्स इन स्कूल देन व्हाट विल बी द नंबर ऑफ टीचर्स इंक्लूडिंग द हेडमास्टर। सो इसमें ऑप्शन है A4, B5, C6 और D7। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा B5। मतलब कि RTE एक्ट 2009 के अनुसार क्या है कि प्रत्येक 30 विद्यार्थियों के ऊपर एक अध्यापक का होना ज़रूरी है। और विद्यालय में अगर 151 विद्यार्थी है, 151 विद्यार्थी हैं, तो हेडमास्टर को मिला के 5 अध्यापकों की वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। तो इसका राइट आंसर होगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है कि RTE 2009 की किस धारा में प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण करने पर बल दिया गया है। तो इसमें क्या है कि सार्वभौमिकरण पर जो है बल दिया गया है वो कौन सा सेक्शन है ये पूछा गया है इसके अंदर। तो इन विच सेक्शन ऑफ RTE 2009 एम्फासिस हैज़ बीन लेड ऑन यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। सो इसके अंदर ए ऑप्शन है धारा 4 सेक्शन 4, बी ऑप्शन सेक्शन 10, सी ऑप्शन सेक्शन 14 और डी ऑप्शन सेक्शन 18। इसका जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर हमारा सेक्शन 4 होगा। हालांकि आर्टिकल जो होगा इसके अंदर, आर्टिकल वो सबको पता ही होना चाहिए किस आर्टिकल के अंदर ये दिया गया है, किस आर्टिकल का ये आर्टिकल के अकॉर्डिंग क्या है कि ये अधिकार जो है दिया गया है बच्चों को शिक्षा का अधिकार। ये है आर्टिकल 21A। 21A जो है आर्टिकल है और इसके अंदर जो सेक्शन 4 है उसके अंदर दिया गया है कि प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण किया गया है कि किसी भी विद्यार्थी को शिक्षा से वंचित नहीं किया जाएगा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के अंदर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की मांग सर्वप्रथम किसने की थी। सो हु फर्स्ट डिमांडेड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन इन इंडिया। ए ऑप्शन महात्मा गांधी, बी ऑप्शन बाल गंगाधर तिलक, सी ऑप्शन दादा भाई नौरोजी और डी ऑप्शन गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका राइट आंसर आएगा गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जी ने सबसे पहला क्या है कि बच्चों के लिए भारत के अंदर निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की मांग की थी। उसके बाद सिंपल क्वेश्चन, RTE 2009 जो है वो कब लागू किया गया संसद के अंदर, कब पारित किया गया। व्हेन RTE 2009 वाज इम्प्लीमेंटेड। सो ए ऑप्शन है 1 अप्रैल 2009, बी ऑप्शन है 1 अप्रैल 2010, सी ऑप्शन है 1 अप्रैल 2012 और डी ऑप्शन है 1 अप्रैल 2016। सो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 1 अप्रैल 2010। 1 अप्रैल 2010 को क्या है कि संसद के अंदर
आरटीई एक्ट 2009 को पारित किया गया था, लागू किया गया था। उसके बाद शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता है। किस पर लागू नहीं होता है? राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 डज नॉट अप्लाई। सो जो निःशक्त बच्चे हैं, हैंडीकैप्ड बच्चे हैं, उनके ऊपर, या फिर यहाँ पे 6 से 14 के आना था, 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों पर, तो निःशक्त बच्चों पर ये लागू होता है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों पर लागू होता है। उसके बाद 14 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों पर, और डी ऑप्शन बच्चों की नियमित उपस्थिति के दौरान। सो यहाँ पे जो है 14 से 18 वर्ष के आयु के बच्चों के ऊपर ये नियम जो है लागू नहीं होता है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर सी आएगा। 7वां क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो वो है आरटीई 2009 में एक अध्यापक को निम्न में से किस दायित्व को पूरा करना होगा? सो इसके अंदर क्या है कि इन आरटीई 2009 ए टीचर हैज़ टू फुलफिल विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ए ऑप्शन विद्यालय में नियमित रूप से समय पर उपस्थित होना। बी ऑप्शन पाठ्यक्रम का संचालन पूरा करना होगा। सी ऑप्शन संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर पूरा करना होगा। और डी ऑप्शन इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज। सो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का बालकों का अधिकार जो 2009 एक्ट है, इसके अंतर्गत किसी भी अध्यापक को निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए नहीं लगाया जा सकता? सो अंडर द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन 2009, नो टीचर कैन बी एम्प्लॉयड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क। ए ऑप्शन 10 वर्ष के पश्चात होने वाली जनगणना में। बी ऑप्शन आपदा राहत कार्य में। सी ऑप्शन चुनाव संबंधी कार्य में। और डी ऑप्शन प्लस पोलियो कार्यक्रम के अंदर। सो आप सभी ने देखा कि प्लस पोलियो कार्यक्रम के अंदर जो है अध्यापकों को लगाया जाता है और उनकी ड्यूटी लगाई जाती है, और ये उनके लिए क्या है कि मान्य भी रहती है। उसके बाद चुनाव संबंधी कार्यों में भी उनको लगाया जा सकता है, आपदा प्रबंधन कार्यों में भी उनको लगाया जा सकता है। लेकिन जो ऊपर का ऑप्शन है वो हमारा राइट आंसर होगा, वो है 10 वर्ष पश्चात होने वाली जनगणना के अंदर। तो 10 वर्ष पश्चात होने वाली जनगणना के अंदर क्या है कि अध्यापकों को आरटीई एक्ट 2009 के अंतर्गत नहीं लगाया जा सकता। सो इसका राइट आंसर होगा ए, 10 वर्ष पश्चात होने वाली जनगणना में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि धर्म और भाषा के आधार पर आधारित अल्पसंख्यक अपने अनुसार शिक्षा संस्थानों को स्थापित कर चला सकते हैं? सो विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल स्टेट्स दैट माइनॉरिटीज़ based on religion and language can be established and run educational institution of their own accord। अपने अकॉर्डिंग क्या है कि अपना इंस्टीट्यूशन चला सकते हैं, वो कौन सा अनुच्छेद है? तो इसके अंदर क्या है कि आर्टिकल 29(1), आर्टिकल 29(2), आर्टिकल 31 और आर्टिकल 32। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आर्टिकल 31। तो आरटीई एक्ट 2009 के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है। किस आर्टिकल के अंदर? 31 के अंदर प्रावधान किया गया है कि किसी भी धर्म और भाषा के आधार पर आधारित अल्पसंख्यक अपने अनुसार शिक्षा संस्थानों को स्थापित कर सकते हैं और चला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम में अनिवार्य शब्द का क्या अर्थ रहता है? सो द वर्ड कंपल्सरी इन राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन 2009। सो केंद्र सरकार दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा को पूर्णतः को सुनिश्चित करेगी। उसके बाद उचित सरकारें, जिसको हम कह सकते हैं कि राज्य सरकारें दाखिले, उपस्थिति, प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेंगी। सी ऑप्शन दंडात्मक कार्य से बचने के लिए अपने बच्चों को विद्यालय में भेजने के लिए अभिभावकों पर अनिवार्य रूप से जोर डाला गया है। और डी ऑप्शन अनिवार्य शिक्षा सतत परीक्षण के माध्यम से प्रदान की जाएगी। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कि राज्य सरकारों का ये कर्तव्य है कि उचित सरकारें दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेंगी। तो इसका जो राइट आंसर है अनिवार्य शब्द का आरटीई एक्ट 2009 के अंदर वो है उचित सरकारें दाखिले,
उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेंगी। मतलब कि जो राज्य सरकारें हैं वो दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित आवश्यक करेंगी। ये उनका कर्तव्य बनता है और अनिवार्य शब्द उन्हीं के लिए लागू किया गया है या सर्वमान्य है। उसके बाद शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को कैसे पढ़ाना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स शुड रीड। ए ऑप्शन, व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों में जा रहे जो उन्हें जीवन कौशल सिखाए, वहाँ पे उनको भेजना जाना चाहिए। उसके बाद घर पर माता पिता और देखभाल करने वालों के साथ जो उन्हें आवश्यक सहायता उपलब्ध कराए उनके साथ उनको क्या है कि पढ़ाया जाए। उसके बाद ख़ास तौर पर उन्हीं के लिए बनाए गए विशेष विद्यालयों में उनको पढ़ाया जाए। या फिर ऑप्शन डी, समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इंक्लूसिव एजुकेशन के साथ, मतलब कि समावेशी शिक्षा व्यवस्था के साथ, इस प्रावधान के साथ कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। ये आरटी एक्ट 2009 के अंदर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए प्रावधान किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया है। सो इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन हैज़ बीन इंक्लूडेड फॉर द चिल्ड्रन इन द एज ऑफ ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स। सो ए ऑप्शन इसके अंदर अनुच्छेद 26, बी ऑप्शन अनुच्छेद 15, सी ऑप्शन अनुच्छेद 45 और डी ऑप्शन अनुच्छेद 21A। सो आर्टिकल 21A जो है उसके अंदर ये प्रावधान किया गया है कि 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार इसमें शामिल किया गया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आर्टिकल 21A होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किन के लिए लागू किया गया है, कौन सी एज ग्रुप को इसमें रखा गया है। तो द राइट ऑफ चिल्ड्रन, राइट ऑफ एजुकेशन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन जो है 2009 इज एप्लीकेबल टू। सो ए ऑप्शन 6 to 14 ईयर्स, बी ऑप्शन 7 to 13 ईयर्स, सी ऑप्शन 5 to 11 ईयर्स और डी ऑप्शन 6 to 12 ईयर्स। सो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा हमारा 6 to 14 ईयर्स। मतलब कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए क्या है कि निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान जो है आरटी एक्ट के अंतर्गत रखा गया है। अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के संदर्भ में सही नहीं है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। सो इसका जो भाग धारा 17 क्या कहता है कि बच्चों को दंड से रक्षा करना, ये सही है। ये क्या है कि सही है कि 17 जो हमारा है धारा 17 सेक्शन 17 जो है ये कहता है कि भारत के अंदर जो बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूलों के अंदर उनको दंड से सुरक्षित रखना आवश्यक है। उसके बाद जो आपका आरटी एक्ट है उसका जो 14 है वो कहता है कि प्रति व्यक्ति शुल्क संग्रहण निषेध करता है। उसके बाद इसके भाग 21 में विद्यालयों में प्रबंधन समिति का प्रावधान किया गया है, तो 21 भी बिल्कुल सही है। उसके बाद इसका भाग 28 ये कहता है कि निजी ट्यूशन को निषेध करना है, मतलब कि अध्यापक जो है सरकारी जो अध्यापक है वो निजी ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते, तो ये कहा गया है सेक्शन 28 के अंदर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी। इसका भाग 14 प्रति व्यक्ति शुल्क संग्रहण का निषेध करता है, तो ये इसका राइट आंसर होगा बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आरटी एक्ट के लिए जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के वे से। सो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को लागू करना क्यों आवश्यक था। सो वाई वाज इट नेसेसरी टू इम्प्लीमेंट द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। सो इसके अंदर क्या है कि क्योंकि भारतीयों की धारा 45 बालकों की शिक्षा के लिए उद्देश्यों को पूरा नहीं करती थी, इसलिए
या फिर बालकों को दिए गए मूल अधिकार के अनुसार पूर्ण शिक्षा की संरचना उपलब्ध कराने हेतु, या फिर बालकों की शिक्षा को संविधान में मूल अधिकार बनाने के लिए, या फिर क्योंकि राज्य के लिए नीति निर्देशक तत्व निर्देश थे और उन्हें लागू नहीं किया जा सकता था। तो इनमें से जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा बी। इसके अंदर राइट आंसर आएगा कि बालकों को दिए गए मूल अधिकार के अनुसार गुणवत्तापूर्वक शिक्षा की संरचना उपलब्ध करवाने हेतु शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू किया गया था। तो ये था आरटी एक्ट से जुड़े मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार सीटेट एग्ज़ाम के अंदर जो है पूछे जाते हैं। हर बार 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन जो है इसके अंदर से पूछा जाता है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप यहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। सो वीडियो को लाइक कीजिए और सीटेट की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।